हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस पे। आज है सेट नंबर 26 और इससे पहले हम लोग 25 सेट कवर कर चुके हैं। अब तक हम लोगों ने लगभग 625 या 600 साढ़े 600 के आसपास हम लोगों ने क्वेश्चन को देख चुके हैं। हमें उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन याद हो रहे होंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। इसमें कुल मिलाकर अभी 4 सेट और बचा हुआ है। हमने कहा जैसा कि हमने कब लोग कहे थे कि हम लोग इसमें 30 सेट कवर करेंगे, तो इससे आपको लगभग बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेगा। इस बार के ज़्यादातर इसमें प्रश्न जो है ना बीपीएससी को देखते हुए किया गया है, तो हमें आप जो है ना वीडियो को 1-2 बार देखने की कोशिश करिए, आपको ज़रूर क्वेश्चन याद होगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं आज के सेट नंबर 26 को। इससे पहले हम लोग प्रीवियस सेट को देखेंगे जो पिछले सेट में आपसे पूछा गया था क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था, अष्ट दिग्गज जो है वो किसके दरबार में रहा करते थे। तो अष्ट दिग्गज जो थे यह कृष्ण देव राय के दरबार में रहते थे। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है, तो ये लॉर्ड कार्नवालिस को माना जाता है। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, तो यह भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको दिया गया है, तो यह रामानंद को दिया गया था। सेट नंबर 26 का आज पहला क्वेश्चन है, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव क्या होगा। मुद्रा का अवमूल्यन इससे पहले भी पहले के सेट में भी हम लोग इसका डिस्कशन किए थे। मुद्रा का अवमूल्यन कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कोई भी विदेशी मुद्रा जब भारतीय मुद्रा के ऊपर या हमारे मुद्रा के ऊपर हावी पड़ जाता है तो वो मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी मुद्रा का मुद्रा जो है उसकी तुलना में कम उसका भाव होता है। इससे क्या होगा, जब मुद्रा का अवमूल्यन होगा तो इससे निर्यात जो है सस्ता हो जाएगा। निर्यात जो क्या होगा, यह सस्ता हो जाएगा। निर्यात सस्ता होगा और आयात महंगा हो जाएगा। आयात का ये इसका मतलब कि जब हमारी मुद्रा का वैल्यू कम हो जाएगा तो जब हम उससे कोई भी वस्तु विदेशी से कोई वस्तु खरीदेंगे तो हमें महंगा पड़ेगा, और वो विदेश जब हमारे यहाँ से कोई सामान लेकर जाएगा तो उससे सस्ता पड़ेगा। इस तरह से हम ऑप्शन नंबर देखते हैं कि कौन सही होगा, तो 2 और 3 नंबर सही होगा। तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जब मुद्रा का अवमूल्यन होता है यानी कि हमें जैसे कि ऐसे सिंपल भाषा में समझे तो मान लीजिए जैसे कि देखिए, $1 के अगर हम मूल्य देखें तो अभी मान लेते हैं कि हम अभी 60 रुपया है। एक मान के चलिए एक डॉलर का मूल्य 60 रुपया है। अब जब मुद्रा का अवमूल्यन हो जाएगा तो $1 का रेट बढ़ जाएगा 175 रुपया। ऐसे समझ के चलिए, मान लीजिए कि अब पहले था 60 है, मुद्रा का अवमूल्यन हो गया तो अब हो गया $1 का 175 रुपया। जब हम कोई विदेश से खरीदेंगे $1 का सामान तो हमें कितना देना पड़ेगा, 175 रुपया देना पड़ेगा। पहले कितना देना पड़ता था, 60 रुपया ही देना पड़ता था। तो इससे क्या हो गया, यह आयात महंगा हो गया। दूसरा प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है। संसदीय शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता क्या हो सकती है। संसदीय ये एक जो है दोहरी कार्यपालिका होती है। दोहरी कार्यपालिका होती है। पहला कि शक्तियों का कठोर प्रतिकरण, तो ये इस तरह से नहीं होगा। तीसरा है कि विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित होगा। तो संसदीय शासन प्रणाली में होता है ये कि शासन जो है 2 तरीके से होता है। एक जो विधि बनाता है जो विधि से विधायिका कहते हैं, और एक जो कार्यपालिका यानी कि यह विधि बना करके और दूसरा कार्यपालिका उसे करता है। तो दोनों के बीच में क्या होता है, एक सामंजस्य होता है, एक सामंजस्यपूर्ण एक संबंध बना हुआ रहता है, और इसी चीज को कहा जाता है ये दोहरी कार्यपालिका। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हम देखेंगे 2 और 3 सही है, तो सी नंबर आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा कथन मूल अधिकार के संबंधों में सही है। तो मूल अधिकार के बारे में हम लोग जो है ना प्रीटी में कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़े थे। मौलिक अधिकार को यह भाग 3 में आता है। भाग 3 में आता है, अनुच्छेद 12 से 35 होता है मौलिक अधिकार। तो इसके संबंध में आपको बताना है कि कौन सही नहीं सही है। तो पहला है कि यह असीमित नहीं है। तो सही है कि मूल अधिकार जो है ना यह असीमित नहीं है, कभी भी इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। दूसरा है कि यह अस्थाई नहीं है। तो यह अस्थाई भी नहीं है, कभी जब भी पर ये जरूरत पड़ता है तो इसको जैसे कि असीमित कहने का मतलब क्या हुआ कि कहीं भी आपको जो है ना किसी सेंसिटिव क्षेत्र में या कंटेनमेंट जोन में आपकी जो मूल अधिकार है वो सीमित कर सकता है। आपको जो है वो क्या करेगा, मूल अधिकार को छीन सकता है। और अस्थायी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आपका जितना जो मौलिक, जैसे कि पहले 7 प्रकार का मौलिक अधिकार था, तो एक संपत्ति के अधिकार को हटा करके और उसे 6 प्रकार कर दिया गया है। अगर ये अस्थायी रहता तो वो नहीं हटता, लेकिन ये अस्थायी नहीं है। तीसरा है कि यह वाद योग्य होते हैं।
तो यदि मूल अधिकार का हनन होने के लिए आप जो है अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, तो यह एक वाद योग्य होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 तीनों सही है, उपयुक्त सभी सही है। चौथा प्रश्न है, एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है। इसका संविधान अर्थविहीन, जिसका मतलब कि संविधान का कोई अर्थ नहीं निकलता है। यह संविधान की आत्मा है और बी आर अम्बेडकर का यह कथन है, यह किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो जब प्रश्न में आता है कि बी आर अम्बेडकर ने किसको कहा है संविधान की आत्मा, तो अनुच्छेद 32 को कहते हैं। अनुच्छेद 32 को कहते हैं संविधान का आत्मा। इसे अनुच्छेद 32 ने यह जो है संवैधानिक उपचार भी कहते हैं। संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 को भी कहते हैं, क्योंकि यह संविधान का रक्षक भी होता है। अर्थविहीन, यहाँ पे इसका तात्पर्य ये हुआ कि अनुच्छेद 32 जो है, यह मूल अधिकार को बनाने वाला जो है, मूल अधिकार बनाने वाला कौन है? अनुच्छेद 32 है। मूल अधिकार बनाने वाला कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32 है। तो अगर ये नहीं रहेगा तो फिर मूल अधिकार का कोई अर्थ नहीं बनता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है? आहूत करता है यानी कि यहाँ पे बुलाता है। यहाँ पे आहूत का मतलब होता है बुलाता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अब संयुक्त बैठक कब हो सकता है? संयुक्त बैठक जो है, यह कौन सी परिस्थिति में हो सकता है? जब कोई भी बिल लोकसभा या जब कोई भी बिल किसी एक संसद से पास हो जाता है और दूसरे जैसे कि मान लेते हैं कि कोई बिल आया और लोकसभा में जो है ना वो बिल पास हो गया, और जब यह राज्यसभा में गया तो वो जो है राज्यसभा में वो पास नहीं हो पाया, या फिर राज्यसभा जो है ना वो अपने 14 दिन से ज्यादा तक उसे रख लिया, तो उसके ऊपर क्या होगा कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। या फिर राज्यसभा उसके ऊपर जो है सहमत नहीं है, या फिर उसको विचार विमर्श करने के लिए जो है पुनः वापस कर दिया, या उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं दे पा रहा है, तो ये क्या होगा, ये इस तरह से इसको संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। यानी कि सिंपल भाषा में कहने का तात्पर्य ये हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब तब होगा, जब दोनों में मतभेद उत्पन्न होगा, जब कोई भी बिल के ऊपर एक निर्णायक मत नहीं निकल पाएगा, कोई उसका निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा, तो वो क्या हो, तब उसकी संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। ये तो बुलाने का कार्य हो गया कि बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति बुलाएगा। लेकिन बुलाने के बाद जो है ये इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो यह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। तो ये दोनों बातें आपको याद रखना है। संयुक्त अधिवेशन जो होता है यह अनुच्छेद 108 में किया गया है। आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है। तो ये तथ्य आप याद रखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यवादी की नियुक्ति की जाती है? महान्यवादी की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में की जाती है? तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि महान्यवादी की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और यह अनुच्छेद 76 में है, 76 में है। आर्टिकल 76 में महान्यवादी की चर्चा किए गए है, जिसका नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इसके अलावा 148 यह इसमें कैग की नियुक्ति होती है। 148 ये इसमें कैग की नियुक्ति होती है, सीएजी कैग की नियुक्ति होती है। अभी वर्तमान में कैग की अध्यक्ष कौन है? कैग के अभी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का अधिकतम प्रतिनिधित्व हो सकता है। लोकसभा में जैसे कि लोकसभा में जो सीटों की संख्या जो होती है वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों से सॉरी, राज्यसभा से भी आते स्टेट से भी आता है और केंद्र शासित प्रदेश से भी आता है, और दो एंग्लो इंडियन से भी आता है। तो लोकसभा में जो केंद्र शासित प्रदेशों से आती है जो संख्या, वह अधिकतम 20 हो सकते हैं। अधिकतम सीटों की संख्या 20 हो सकते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में अभी लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या भी कितना है? लोकसभा में अधिकतम है 552 सीट है। अधिकतम सीटों की संख्या 552 है। लेकिन जब हम वर्तमान में देखेंगे तो यह राज्यों से 530 आते हैं। अभी वर्तमान में देखेंगे तो राज्य से आता है 530, केंद्र शासित प्रदेश से आता है 13, और 2 एंग्लो इंडियन से मनोनीत होता है। तो कुल मिलाकर अभी कितना हो गया? कुल मिलाकर अभी वर्तमान सीटों की संख्या लोकसभा में कितना है? 545 है। 545 अभी वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या है 545 वर्तमान में, जहाँ से 530 जो आते हैं वो स्टेट से आते हैं, 13 जो आते हैं यूटी से अभी वर्तमान में आते हैं, और 2 जो है एंग्लो इंडियंस।
ये कुल मिलाकर 545 अभी वर्तमान में सीटों की संख्या है। लेकिन अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। अधिकतम केंद्र शासित कितना सदस्य आ सकते हैं? तो 20 सदस्य आते हैं, आ सकते हैं। लेकिन अभी आते कितने हैं? 13 अभी आ रहे हैं। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, दोनों को कंपेयर करके याद रखेंगे तो आपको जो है ना रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। राज्यसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य होने के लिए आपकी जो न्यूनतम आयु वह कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के लिए आपको 30 वर्ष की आवश्यकता है। जब आप 30 वर्ष की हो जब आपकी उम्र 30 वर्ष है तो आप जो है राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। याद रहे कि राज्यसभा का सदस्य जो बनने के लिए आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़ना होता है। आपको यह इसमें अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। वहीं हम लोकसभा में बात करें तो इसके लिए 25 यानी कि 25 वर्ष चाहिए लोकसभा के लिए। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष चाहिए, 35 वर्ष। राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष चाहिए। तो याद रखेंगे आप, ये न्यूनतम आयु हो गई। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? यदि आप भारत की संचित निधि से धन निकालते हैं तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। ऐसे ही आप बिना परमिशन के आप नहीं निकाल सकते हैं, तो परमिशन लेना पड़ेगा। तो किसका अनुमोदन चाहिए, किसका समर्थन, किसका परमिशन होना चाहिए? तो यह संसद आपको जो है परमिशन देगा, या फिर संसद से आप परमिशन ले सकते हैं कि आप जो है भारत की संचित निधि से धन निकाल रहे हैं। इसकी जो चर्चा की गई है वो आर्टिकल 226 में की गई है। आर्टिकल 226 में की गई है कि भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन होना चाहिए। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, लोक लेखा समिति जो होता है, कुल मिलाकर लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? तो यह लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। वर्तमान में भी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। और इसमें जो 22 सदस्य जो होते हैं, इसमें से कुल मिलाकर 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से आते हैं, और इसमें से 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से आते हैं। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वह उनको लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इनका जो कार्यकाल होता है कुल मिलाकर वह 1 वर्ष का होता है। एक बार फिर से बताते हैं, लोकसभा संसद की लोक लेखा समिति जो होती है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि ओम बिरला के द्वारा किया जाएगा। लोक लेखा समिति के सदस्य को अभी कुल कुल सदस्य होते हैं 22, 15 सदस्य आते हैं लोकसभा से, 7 सदस्य आते हैं राज्यसभा से। इनका जो कार्यकाल होता है वह एक साल का होता है। यह अपनी रिपोर्ट जो है यह राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति यह पुनः संसद में देते हैं, और संसद में जाकर के ये फिर पास होता है। निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि यह किसको कहते हैं कि जो है सदिश राशि यानी कि वह वैसी राशि जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो, तो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। इसमें से चुंबकीय क्षेत्र जो होता है यह एक सदिश राशि है। चाल की प्रवणता यह भी एक सदिश राशि है। और विद्युत धारा यह जो है यह सदिश राशि नहीं है, बल्कि बल आघूर्ण जो है यह एक सदिश राशि है। तो यह विद्युत धारा जो है यह सदिश राशि नहीं है बल्कि एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। ताप के बढ़ने से द्रव की सयंता क्या होगी? जब ताप बढ़ेगा तो द्रव द्रव की सयंता क्या होगी? सयंता क्या होता है? सयंता जो होता है यह द्रव और गैसों में से इसका गुण पाया जाता है। सयंता का जो गुण है यह द्रव और गैसों के ऊपर डिपेंड रहता है, दोनों में इसका गुण पाया जाता है। जब द्रवों की सयंता का ताप बढ़ेगा तो इसकी इसकी जो सयंता है तो वो क्या होगी? घटेगी। जब द्रवों की सयंता जब द्रवों की सयंता का ताप बढ़ेगा तो इसकी जो है यह घटेगा, यह घट जाएगा। और जब गैसों की सांद्रता का ताप बढ़ेगा तो यह भी बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे लेकिन यहाँ पे प्रश्न में ताप के लिए पूछ रहा है, द्रव की सांद्रता पूछ रहा है। तब द्रव की सांद्रता ताप बढ़ेगा तो क्या होगा कि यह घट जाएगा। द्रव की सांद्रता के ताप जब बढ़ेगा तो यह घट जाएगा, और गैसों की सांद्रता का ताप बढ़ेगा तो यह भी जो है बढ़ जाएगा। ताप के बढ़ने से सांद्रता जो है घट जाती है,
द्रव और गैस दोनों में संयोजकता का गुण पाया जाता है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत की कौन दिया था? तो प्रकाश का जो तरंग है, प्रकाश की जो प्रकृति है, वो तरंग और कण दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। प्रकाश की प्रकृति यानी कि इसका जो है, प्रकाश जो है ये दोनों तरह से आती है। प्रकाश जब सूर्य से प्रकाश निकलती है तो ये दो रूप से आती है, एक तो तरंग के रूप में आती है और एक कण के रूप में आती है। जब आप बंद खिड़की से छोटी सी बंद बंद खिड़की से छोटी बंद खिड़की के छोटी सी होल से आप प्रकाश की किरणें आते हुए देखते हैं तो वो एक कण के रूप में आती है। लेकिन यहाँ पे तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि प्रकाश जो है वो दो तरह से यदि आती है, एक तरंग के रूप में आती है और एक कण के रूप में आती है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि प्रकाश का तरंग तरंग के बारे में पूछ रहा है, प्रकाश का जो प्रकृति है वो तरंग है, उसका सिद्धांत कौन दिया था? तो सिद्धांत जो है यह हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। किसके लिए? कि हाइगेंस ने सिद्धांत दिया था कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो तरंग के रूप में आती है। प्रकाश की जो प्रकृति है वो एक तरंग के रूप में आती है। लेकिन लेकिन न्यूटन ने बताए थे लेकिन न्यूटन के द्वारा बताया था कि प्रकाश का जो प्रकृति है वो एक कण के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि हाइगेंस के द्वारा दिया गया था प्रकाश का तरंग, और प्रकाश की जब हम कण की बात करेंगे, प्रकाश की कण का सिद्धांत, तो ये जो है न्यूटन के द्वारा दिया गया था। तो प्रकाश की कुल मिलाकर दो प्रकार की प्रकृति होती है, एक तरंग के रूप में आता है और एक कण के रूप में आता है। तो आप दोनों याद रखेंगे कि प्रकाश का कण के सिद्धांत कौन दिया था? तो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में कौन सा कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो यह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दाढ़ी बनाने के लिए जब हम दर्पण का प्रयोग करते हैं तो भी एक अवतल दर्पण होता है। गाड़ी की जो हेडलाइट होता है वो भी एक अवतल दर्पण होता है। और सर्च लाइट जो होता है वो भी एक अवतल दर्पण से ही बना होता है। तो ये आप याद रखेंगे ये सब। और साइड मिरर के रूप में जब हम देखते हैं तो वो एक उत्तल दर्पण में होता है। निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर धातु के अवयव हैं? जर्मन सिल्वर धातु के अवयव कौन है? तो जर्मन सिल्वर जो होता है वह तांबा, जिंक और निकेल के मिश्र धातु से बनता है। तांबा, जिंक और निकेल के मिश्र धातु से बनता है। तो इसमें कुछ समझने वाली चीज नहीं है, आप याद रखेंगे। अग्निरोधक अग्निरोधक वस्त्र बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? अग्निरोधक वस्त्र बनाने में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? जब आग लगता है, जब जो कि फायरमैन जिसे हम कहते हैं, जब आग लगता है तो हम लोग फायरमैन को बुलाते हैं। तो फायरमैन जो कपड़ा पहन कर आता है, उसको बनाने के लिए कौन से यौगिक का प्रयोग किया जाता है? उस कपड़ा को बनाने के लिए कौन सा यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो यह अल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, अल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है आग बुझाने वाले वस्त्र बनाने के लिए, क्योंकि इसका प्रतिरोधक क्षमता जो होता है वो ज्यादा होता है। अल्युमिनियम सल्फेट का जो प्रतिरोधक क्षमता होता है वह ज्यादा होता है, और इसी की वजह से आग बुझाने वाले जो कपड़ा होता है वो उसके लिए बनाया जाता है। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? कार्नेलाइट यह किस धातु का अयस्क होता है? तो कार्नेलाइट यह मैग्नीशियम का एक अयस्क है। कार्नेलाइट एक मैग्नीशियम का अयस्क है। ये सब देखिए कुछ चीजें याद रखने वाली चीज है। ज्यादातर साइंस में जो यही सब चीज जो है याद रखने वाली चीज होती है। बाकी इसमें क्या समझना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्टारफिश किस संघ का जंतु होता है? स्टारफिश जो होता है यह किस जंतु का होता है? तो इकाइनोड मेटा के संघ का एक जंतु होता है। स्टारफिश जो कि एक समुद्री मछली है, यह इकाइनोड मेटा का एक संघ होता है। निम्न में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? निम्न में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होता है? तो यह न्यूक्लियस होता है। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। और सबसे छोटा कोशिकांग कौन होता है? तो यह राइबोसोम होता है।
सबसे छोटा कोशिकांग होता है राइबोसोम। यदि माता का रक्त समूह ओ एवं पिता का रक्त समूह ए बी है तो बच्चों में संभावित रक्त समूह कौन सा होगा? तो बच्चों में जब माता का रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप ओ होता है और पिता का रक्त ब्लड ग्रुप ए बी होता है, तो बच्चे में कौन सा रक्त यानी कि बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाएगा? तो इसमें चाहे तो ए होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा, या फिर डी ब्लड ग्रुप होगा। दोनों में से कोई हो सकता है। याद रखेंगे कि दोनों नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है। एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? एंथ्रेक्स रोग जो होता है यह किसके कारण होता है? तो एंथ्रेक्स रोग यह एक जीवाणु के कारण होता है। एंथ्रेक्स रोग एक जीवाणु के कारण होता है। इससे जो है त्वचा और फेफड़ा को यह एंथ्रेक्स रोग जो है यह त्वचा और फेफड़ा को बहुत प्रभावित करता है। त्वचा एवं फेफड़ा को प्रभावित करता है। निम्न में से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? घाव जब शरीर के ऊपर कोई जख्म हो जाता है तो घाव को भरने के लिए हम लोग विटामिन सी का यूज करते हैं, विटामिन सी का प्रयोग करते हैं। अब विटामिन सी यह कौन से कहाँ पाया जाता है? तो विटामिन सी अक्सर ज्यादातर यह खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फलों में ज्यादातर ये विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा जो आंवला होता है उसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। आंवला सबसे ज्यादा। खट्टे फल। ऊर्जा पिरामिड होता है। ऊर्जा पिरामिड, पिरामिड क्या कहते हैं? वैसे हम लोग जब एटलस कर रहे थे तो वहां भी बताया था कि पिरामिड जो है पिरामिड मिस्र का देश, मिस्र को पिरामिड का देश कहते हैं। पिरामिड दो तरीके से होता है। उसमें इसमें प्रश्न में जो कह रहा है ऊर्जा पिरामिड, तो यह हमेशा सीधा होता है। ये तो एक तरह से ये पिरामिड हो गया जो कि सीधा है, और दूसरा पिरामिड होता है जो कि उल्टा हम कहेंगे, इस तरीके से होता है, ये उल्टा पिरामिड हो गया। तो ऊर्जा जो बनती है वो हमेशा हमेशा जो है वह सीधा पिरामिड में इसमें होता है। जैसे कि आप लोग ये देखे होंगे खाद्य संग्राहक वाला में इस तरह से भाग में बटा होता है। सबसे नीचे वाला जो होता है उसका एरिया ज्यादा होता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि यह प्राथमिक उत्पाद हो गया, प्राथमिक उत्पाद हो गया, द्वितीय उत्पाद हो गया, और यह तृतीयक उत्पाद हो गया। तीन भागों में बटा होता है। हम यहाँ पे गलत बना दिए, इसको और थोड़ा अगर हम विस्तार करेंगे तो यह पहला एक भाग हो गया, ये दो भाग हो गया, और यह तीन भाग हो गया। तो सबसे ये जो हो गया प्राथमिक उत्पाद होता है, या द्वितीयक उत्पाद होता है, और यह तृतीयक उत्पाद होता है। तो ऊर्जा पिरामिड जो है हमेशा यह सीधा बनता है। यह जो है इसका जो एनर्जी तो होता है यह हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ऊर्जा जो है इसमें अगर 100% है, इसका जो है 10% किसमें होगा? इसमें होगा, दूसरा द्वितीय उत्पादक में होगा। इसका 10% यानी कि इसमें एक होगा। तो इस तरह से जो है नीचे से ये ऊपर की ओर जाता है। सबसे ज्यादा भाग जो है यह नीचे होता है। ऊर्जा पिरामिड जो होता है हमेशा यह सीधा में बनता है, आप ध्यान रखेंगे। कथकली एवं कुटियाट्टम, कथकली एवं कुटियाट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? कथकली और कुटियाट्टम निम्नलिखित में से यह किस राज्य का यह लोक नृत्य है? तो इसके अलावा यह केरल का लोक नृत्य जाना जाता है। इसके अलावा कथकली, कुटियाट्टम एवं मोहिनी अट्टम भी, एक और मोहिनी अट्टम भी है जो कि केरल में बहता है, मोहिनी अट्टम। वही अरुणाचल प्रदेश का हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में एक युद्ध नृत्य होता है, और एक होता है मुखौटा। ये दो प्रकार के नृत्य होता है, और भी पाया जाता होगा अरुणाचल प्रदेश में। आज का लास्ट प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किन के द्वारा किया गया है?
इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम शब्द जो है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किए थे? तो यह अर्नेस्ट हैकल के द्वारा किया गया था। अर्नेस्ट हैकल के द्वारा किया गया था। कब? 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में। देखिए इसमें जो है दो दो वर्ड होता है, एक हो गया इकोलॉजी शब्द हो गया, और दूसरा जो होता है इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम होता है। जब इकोसिस्टम शब्द की बात करते हैं तो इसमें ट्रांसले हो जाते हैं, ट्रांसले। और इकोलॉजी शब्द का प्रयोग करते हैं, बात करते हैं तो यह हैकल, अर्नेस्ट हैकल के द्वारा किया गया था 1866 में। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। हमें उम्मीद है कि आपको जो वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील एक लैगून नहीं है? तीसरा है कि तेलुगु के लेखक कौन थे? तेलुगु 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 के लेखक कौन थे? चौथा है कि तेलुगु एक पुस्तक है। चौथा है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में देना है। इसका उत्तर आप जो है कमेंट में बताइए। ये पिछले सेट का प्रश्न है। अगर पिछले सेट आप देखे होंगे तो जरूर आपको इस ऐसा प्रश्न देखने को मिला होगा। इसके अलावा 1 अक्टूबर से हम लोग करंट अफेयर्स का सेट शुरू कर रहे हैं। 1 अक्टूबर से 2021, इसमें जनवरी 2021 से हम लोग शुरू करेंगे करंट अफेयर्स। प्रत्येक सेट 30 प्रश्न मिलेंगे। पहला डेली डेली 30 प्रश्न मिलेंगे इसमें। और यह लगभग आपसे इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कब तक का यह चलेगा। ये पूरा आप जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, यानी कि 12 दिसंबर तक 12 दिसंबर तक ये चलने वाला है। 12 दिसंबर तक आप इसमें जो है ना जितना से जितना हो सके करंट अफेयर्स क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। और वही इसी की तरह साथ में एवरी वीक आपका जो है टेस्ट लिया जाएगा। एवरी वीक टेस्ट लिया जाएगा, जो कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन का। 9 PM टेलीग्राम पे। तो इस वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़िए ताकि उनको भी फायदा मिल सके। इसके अलावा बड़ों का आदर करिए, छोटे को प्यार करें और अपना व्यक्तित्व इस तरह से बनाए ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।